हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरीश राखे और आपका अभिजात ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। मैं आज आपके साथ कुछ अलग चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। बच्चे मुझे पूछते हैं, सर जो हम मैथ्स स्कूल्स में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, क्या उसका हमारे रियल लाइफ में यूज़ होता भी है या नहीं भी। तो मैं बच्चों को हमेशा एक बात कहता हूँ, स्टूडेंट्स को हमेशा एक बात कहता हूँ कि देखो बेटा, आप जो भी पढ़ते हो उसका रियल लाइफ में यूज़ होता ही होता है। हाँ, इट डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू आर अप्लाइंग इट और नॉट। और पर्टिकुलरली मैथ्स के बारे में अगर हम बात करें तो मैथ्स का यूज़ तो दो तरीके से होता है। पहला इनडायरेक्ट यूज़ और दूसरा डायरेक्ट यूज़। इनडायरेक्ट यूज़ में आपको लॉजिकल थिंकिंग जो डेवलप होती है वो पर्टिकुलर मैथ्स ये सब्जेक्ट आपको हेल्प करता है या डेवलप करता है। दूसरा डायरेक्ट यूज़ अगर मैं बताऊं तो सबसे ज़्यादा अगर कुछ यूज़ होता है तो वो नंबर्स और उसके ऊपर के ऑपरेशंस। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे आप बड़े होते हो, रियल लाइफ में गुजरते हो, तो ये सारे फंडामेंटल्स आपको जितने भी मैथ्स के हैं एटलीस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड यूज़ में आते ही आते हैं। ओके, तो मेरा ये कहना था कि मैथ्स का कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो आपके यूज़ में नहीं है। एक तो वो इनडायरेक्ट यूज़ में होगा या फिर डायरेक्ट यूज़ में होगा। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ कमर्शियल मैथमेटिक्स इज़ यूज्ड इन योर डे टू डे लाइफ। मतलब जैसे कि नंबर्स, उनके ऑपरेशंस, परसेंटेज, लॉस, प्रॉफिट, स्टैट, प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपके डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर ऑल्सो यूजफुल इन योर डे टू डे लाइफ टू अंडरस्टैंडिंग अदर सब्जेक्ट मोर इफेक्टिवली, मोर प्रिसाइजली। ठीक है ना। तो मैंने ये कहा कि मैथ्स लाइफ में यूज़ होता है। तो जो भी आप पढ़ते हो, मतलब एक टॉपिक होता है, उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं और वो कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो और फिर सवाल आता है कि ये यूज़ होता है नहीं होता है। होता ही है। तो कई सारे चैप्टर्स में आपने देखा होगा कि कभी स्टार्ट से होते हैं, कभी एंड में होते हैं। एप्लीकेशन या वर्ड प्रॉब्लम का एक स्पेशल सेक्शन होता है, बहुत बार आपने देखा होगा, या कई एक्सरसाइज में कॉमनली होते हैं। तो ये एप्लीकेशन या वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है कि जो कॉन्सेप्ट आपने टॉपिक में पढ़े हैं वो कैसे रियल लाइफ से रिलेटेड है। तो वो जो एग्जाम्पल होते हैं वो हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं और वो सॉल्व करने के लिए आप उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं और उसी को हम एप्लीकेशन या वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है ना। तो दिस इज अबाउट एप्लीकेशन और वर्ड प्रॉब्लम। अब ये हो गया स्टूडेंट का सवाल और मेरा जवाब। अब मेरा पर्सपेक्टिव इसके बारे में, स्टूडेंट के बारे में मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि अगर एप्लीकेशन या वर्ड प्रॉब्लम्स की बात हो तो इसमें मैं 3 कैटेगरीज देखता हूँ स्टूडेंट्स के। एक कैटेगरी होती है कि जिनको मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट है, डेस्परेट है मैथ्स के बारे में, इंजॉय करते हैं मैथ्स सॉल्व करना, उनको ये पार्ट थोड़ा इजी होता है। दूसरा टाइप मैंने देखा है कि बच्चे ट्राई करते हैं बट समटाइम्स दे आर करेक्ट, समटाइम्स दे वेंट रॉन्ग। और तीसरा टाइप है बच्चे डरते हैं या फिर स्किप कर देते हैं या अवॉइड करते हैं। तो मैंने थोड़ा बारीकी से देखा कि मेजॉरिटी जो पार्ट है, बच्चे डरते हैं एप्लीकेशन या वर्ड प्रॉब्लम में, या मोस्ट ऑफ द टाइम दे गॉट अ प्रॉब्लम, डिफिकल्टीज। तो मैंने इस पे सोचा कि क्या रीज़न रहा होगा। तो नॉर्मली बच्चे इस एप्लीकेशन का जो पार्ट है इसको वो कहते हैं ये हार्ड होते हैं या फिर डिफ़िकल्ट होते हैं। अब हार्ड या डिफ़िकल्ट पर्सपेक्टिव से आप इसको देखोगे तो ऑब्वियसली एक फियर फैक्टर क्रिएट हो जाता है, मतलब डर। अब जब डर से आप इसके तरफ देखोगे तो इसका इम्पैक्ट ये हो जाता है कि आप इसको अवॉइड करते हो। मैथमेटिक्स इज सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस। अगर आप अवॉइड करोगे तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा। मतलब एक तो वो स्किप करते हैं या फिर अवॉइड करते हैं या फिर लेफ्ट करते हैं, या कुछ स्टूडेंट्स डर के ट्राई भी करते हैं। अब डर के साथ अगर ट्राई है तो फेलियर्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
सक्सेस होने के चांसेस कम होते हैं, कई बार आ भी जाता है, कभी रॉन्ग भी हो जाता है। बट मेरा ये कहना है कि एप्लीकेशन या वर्ड प्रॉब्लम्स हार्ड या डिफ़िकल्ट नहीं है। हाँ, मैं एक बात ज़रूर मानूंगा कि ये मल्टीटास्किंग है, ये इसके लिए मल्टी स्किल्स की ज़रूरत है। यस, टू सॉल्व दिस यू रिक्वायर्ड मल्टी स्किल्स। अगर आपके पास ये मल्टी स्किल्स है तो आप डेफिनेटली एप्लीकेशन या वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कौन कौन से मल्टी स्किल्स चाहिए? लिंग्विस्टिक स्किल चाहिए, आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखो हाउ द सब्जेक्ट्स इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर, मतलब लैंग्वेज और मैथ्स का रिलेशन है। तो आपको ये जो एग्जाम्पल दिया होता है लैंग्वेज फॉर्म में दिया होता है, वर्ड फॉर्म में दिया होता है, तो उसका वोकेबलरी अच्छा होना चाहिए, उसका ग्रामर अच्छा होना चाहिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली और क्लियरली। तो लिंग्विस्टिक स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आपका एनालिटिकल स्किल भी अच्छा होना चाहिए। ये एनालिटिकल स्किल क्या होता है? मतलब आप कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो उसमें इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, जो हमारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन क्या है, वो निकालना, दैट इज़ एनालिटिकल स्किल। थर्ड स्किल है आपका इमेजिनेशन स्किल। बहुत बार आपको वर्ड प्रॉब्लम में वो जो पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन दी है उसके बारे में इमेजिन करते आना बहुत ज़रूरी होता है, दैट इज़ इमेजिनेशन स्किल। और या ज्योमेट्रिकल फिगर है तो आपको उसके बारे में भी इमेजिनेशन करना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। और लास्ट दैट इज़ कॉमन सेंस। आपको बहुत बार इसमें कॉमन सेंस का भी यूज़ करना पड़ता है, ओके ना। सो ये स्किल्स अगर आपके पास है तो आप वर्ड प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये वर्ड प्रॉब्लम्स या एप्लीकेशन पार्ट स्टूडेंट को डिफ़िकल्ट लगता है, इसके पीछे की वजह या रीज़न ये है कि उन्हें उसके माइक्रो स्टेप्स प्रॉपरली एक्सप्लेन किए नहीं जाते हैं। और एक स्ट्रक्चर, मैं हमेशा कहता हूँ कि, और मैं हमेशा देता भी हूँ कि एक स्ट्रक्चर देता हूँ, कोई भी टाइप या मेथड हो तो उसके एक स्पेशली एल्गोरिदम होता है, मतलब वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं, जो सीक्वेंस होता है, और वो सीक्वेंस से अगर आप काम करोगे, इट इज़ अ काइंड ऑफ यू कैन से सॉफ्टवेयर। तो ये एल्गोरिदम या ये सॉफ्टवेयर आप दिमाग में फिट करते हो और वो स्ट्रक्चर में रह के आप सॉल्व करते हो तो कोई भी एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हो। उसी तरह एप्लीकेशन या वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आई एम गोइंग टू गिव यू 5 मैजिकल स्टेप्स। ये 5 मैजिकल स्टेप्स के स्ट्रक्चर में, उस सीक्वेंस में रह के अगर आप सॉल्व करोगे तो कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आपको डिफ़िकल्ट नहीं होगा। हाँ, प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। इनिशियली इट विल टेक मोर टाइम, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो वो सॉफ्टवेयर आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, वो स्टेप्स आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। तो ये 5 मैजिकल स्टेप्स अब हम देखेंगे टू सॉल्व एप्लीकेशन या वर्ड प्रॉब्लम्स। सो दीज आर 5 मैजिकल स्टेप्स। विच आर दे? फर्स्ट, इंटरप्रिटेशन; सेकेंड, एजम्पशन; थर्ड, इक्वेशन; फोर्थ, solution; and fifth, answer. All these 5 steps, okay, we'll see in detail one by one. इंटरप्रिटेशन ये जो स्टेप है ये थॉट प्रोसेस वाली स्टेप है। इसमें आपको लिखना नहीं होता है, आपको रीडिंग करना है और उसके बारे में सोचना है, एनालिसिस करना है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि एप्लीकेशन माने, व्हाट इज एप्लीकेशन? इट इज़ अ गिवन इंफॉर्मेशन ऑफ पैराग्राफ। उस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका ग्रामेटिकल स्किल और वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, तो आप इमीडिएटली उसको पढ़ पाएंगे, उसकी मीनिंग अच्छे से समझ पाओगे, वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस क्लियरली आपको इंटरप्रिटेशन मतलब अंडरस्टैंड होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है। अब सेकंड स्टेप है एनालिसिस। जो भी पैराग्राफ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है लेकिन हमारी यूज वाली इंफॉर्मेशन हमको उसमें से एक्सट्रैक्ट करनी है। तो एनालाइज मीन्स एनालिटिक स्किल। उसमें आपको गिवन क्वांटिटीज़ जो नंबर फॉर्म में दी हुई है वो कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, और जो अननोन क्वांटिटीज़ है मेंशन तो की है लेकिन नंबर फॉर्म में नहीं दी हुई है, अननोन है, इसलिए वो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो वही क्वांटिटीज़ पूछते हैं, ओके। तो आपको एनालिसिस करना है, मतलब इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है। इमेजिनेशन एंड ड्राइंग फिगर। अभी वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको बहुत बार
जब रीडिंग होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, तो इमेजिनेशन बहुत सारे एग्जाम्पल्स में आपको लगता ही है। और ज्योमेट्रिकल फिगर बेस्ड एग्जाम्पल हो, डिस्टेंस स्पीड वाला टाइम वाला एग्जाम्पल हो, तो उन केसेस में आपको फिगर्स भी ड्रॉ करने पड़ते हैं। तो दैट्स वाई आई मेंशन्ड इट इज इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड। तो ये हो गया इंटरप्रिटेशन। इसमें आपने लिखा कुछ भी नहीं है, सोचा है, समझा है, ओके। और ये अगर स्टेप प्रॉपरली हो जाती है तो आपका हाफ डन हो ही गया समझो। सेकंड स्टेप है एजम्पशन। आपको जो क्वांटिटीज़ अननोन है या आस्क्ड है, जो पूछी गई हैं, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, उस क्वांटिटीज़ को हमें न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं दिया है तो हम उनको अल्फ़ाबेटिकली उनको डिनोट करेंगे। मतलब जो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है उनको हम फॉर अननोन क्वांटिटीज़ एज्यूम करेंगे। दिस इज़ अ सेकेंड स्टेप। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल सम ऑफ द एजेस ऑफ पर्सन ए एंड बी 20 ईयर्स, तो अब ए का एज और बी का एज आपको एज्यूम करना होगा। वो दिया नहीं है, सम दी हुई है लेकिन उनके एजेस नहीं दिए हुए। सो वी कैन सेलेक्ट एज ऑफ एक्स बी, एज ऑफ ए बी एक्स ईयर्स एंड एज ऑफ बी बी वाई ईयर्स, जस्ट लाइक दैट। ओके, ये हो गया एजम्पशन। थर्ड स्टेप है इक्वेशन फॉर्मेशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट और स्किलफुल वर्क है। इसमें आपको क्या करना होता है कि जैसे आप रीडिंग करते हो, उस रीडिंग में जो गिवन क्वांटिटीज़ और अननोन क्वांटिटीज़ ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं और वो इंटर रिलेशन को ही हम कहते हैं कंडीशन। तो गिवन और अननोन क्वांटिटीज़ का जो रिलेशन है वो कंडीशन के हिसाब से आपको मैथमेटिकली उसको कन्वर्ट करना है, जिसको हम कहते हैं इक्वेशन, या समटाइम दे आर इक्वेशंस। ओके, मोर देन वन कंडीशन तो मोर देन वन इक्वेशन भी फ्रेम होंगे। तो इक्वेशन फॉर्मेशन में आपको क्या करना है कि कंडीशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। मतलब जो भी वर्बल स्टेटमेंट है उसको आप मैथमेटिकल स्टेटमेंट में या मैथमेटिकल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होता है। दैट इज कॉल्ड इक्वेशन फॉर्मेशन। आप सेंटेंस जो कंडीशन है उसको प्रॉपर पार्ट में डिवाइड करके उसे धीरे धीरे माइक्रो स्टेप्स के सहारे उसको कैसे आप इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, वो हम जब एट एक्चुअल एग्जांपल लेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। तो इक्वेशन फॉर्म आपको करना है। फोर्थ स्टेप है सॉल्यूशन। सॉल्व इक्वेशन टू गेट सॉल्यूशन। चलो, इक्वेशन चाहे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, साइमल्टेनियस इक्वेशन हो, या कोई भी टाइप का इक्वेशन हो, तो वो आप चाहे कोई भी मेथड से सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद आपको जो अननोन क्वांटिटीज़ के लिए जो वेरिएबल्स या अल्फ़ाबेट्स एज्यूम किए हैं उनकी वैल्यू इस स्टेप में आपको मिल जाएगी। और बहुत बार हमको आदत होती है कि सॉल्व द इक्वेशन, तो आपको वेरिएबल की वैल्यू मिल गई तो आपको लगता है कि आंसर क्लोज हो गया है, बट आंसर क्लोज नहीं होता है, उसका सोल्यूशन क्लोज नहीं होता है। तो सोल्यूशन के बाद आंसर वाली स्टेप है वर्ड प्रॉब्लम में, क्योंकि आपको क्वेश्चन जो है वर्ड फॉर्म में है तो आपका फाइनल आंसर भी वर्ड फॉर्म में ही होना चाहिए। तो सबसे पहले जो भी वेरिएबल की वैल्यू आपको मिली है उसको आपको वेरीफाई करना होगा, क्योंकि आपको जो कंडीशन दे रखी है पैराग्राफ में उसमें ये वैल्यू या वैल्यू सेटिस्फाई होते हैं या नहीं। तो यहाँ पे आपके कॉमन सेंस का, पर्टिकुलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा होता है कि एक वेरिएबल के दो वैल्यूज़ मिलते हैं, तो दोनों वैल्यूज़ कभी कभी एक्सेप्टेबल होते हैं, कभी दोनों में से कोई एक वैल्यू एक्सेप्टेबल होती है। तो वहाँ पे आपको कॉमन सेंस यूज़ करना है। ओके, जैसे कि हम बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स की, नेचुरल नंबर से रिलेटेड कोई एग्जांपल है और वेरिएबल की वैल्यू आपको एक पॉजिटिव मिलती है, एक निगेटिव मिलती है, तो निगेटिव वैल्यू आपको एक्सेप्टेबल है ही नहीं, क्योंकि निगेटिव वैल्यू नेचुरल नंबर होती ही नहीं है। तो ये कॉमन सेंस आपको यूज़ करना होगा आंसर लिखते समय। और वेरिफिकेशन भी करने के बाद फाइनल कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आपको लिखना होगा वर्ड फॉर्म में। ओके, सो दिस इज अबाउट द 5 मैजिकल स्टेप्स। ये स्ट्रक्चर में रह करके आप अगर काम करोगे, ये 5 स्टेप्स आपको ध्यान में रखने हैं। हर स्टेप में क्या क्या वर्क असाइन है वो करना है और अकॉर्डिंगली सोचना है। इसमें मैं जो बताऊंगा कि इक्वेशन फॉर्मेशन वाली जो स्टेप है इसमें आपको डिटेलिंग में जाना होगा कि कैसे एक्चुअल कंडीशन कन्वर्ट्स इनटू इक्वेशन। स्टेप बाय स्टेप मैं पढ़ाऊंगा आपको। लिखना होता नहीं है वो, लेकिन आपको सोचना कैसे हो मैं बताने वाला हूँ। ओके, तो ये स्ट्रक्चर में रह के अगर आप काम करोगे तो कोई भी वर्ड प्रॉब्लम या एप्लीकेशन बेस्ड एग्जांपल आपको डिफिकल्ट नहीं रहता है, मैं ये आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है ना। तो मैं अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे ध्यान में रखना है, तो इसमें ये जो 5 स्टेप्स है इनके इनिशियल लेटर से हम कुछ मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं।
चलो, फर्स्ट स्टेप का फर्स्ट इनिशियल लेटर है आई, सेकेंड स्टेप का इनिशियल लेटर है ए, थर्ड स्टेप का इनिशियल लेटर है ई, फोर्थ का है एस और फिफ्थ का है ए। तो मैं इनको एक साथ लिख देता हूं, ठीक है ना। आई, ए, ई, एस, ए। सो ये 5 मैजिकल स्टेप्स के फर्स्ट इनिशियल लेटर है। तो क्या मीनिंग निकलता है? आई ए ई एस ए, आयसा, आयसा। चलो हम इसको मीनिंग इसका प्रोनाउंसिएशन कर लेते हैं ऐसा। तो थोड़ा फन करते हैं, एप्लीकेशन या वर्ड प्रॉब्लम कैसा सॉल्व करोगे? ऐसा सॉल्व करोगे। IAESA, इंटरप्रिटेशन, एजम्पशन, इक्वेशन, सॉल्यूशन एंड आंसर। ओके, तो कैसे, ध्यान में आए 5 स्टेप्स, कैसा सॉल्व करोगे? ऐसा। थैंक यू।